आज हम लोग डिस्कस करेंगे द टाइप ऑफ रिएक्शंस बाय द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर। टाइप ऑफ रिएक्शंस by the basis of order। अभिक्रिया की कोटि यानी कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। और जब डिस्कस करते हैं इनका या क्लासिफाइड करते हैं तो शून्य कोटि अभिक्रिया मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि अभिक्रिया जिन्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। देन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यानी द्वितीय कोटि अभिक्रिया। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। And last one is known as third order reaction। Third order reaction। तो ये तो कैटेगरीज हैं रिएक्शंस के जो बाय द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो बच्चों अभी इस स्टैंडर्ड में हम लोग डिस्कशन करेंगे ये बेसिक टू टाइप्स का, मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इनके केस में रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन करना समझ पाएंगे और साथ ही साथ में इनका डेरिवेशनल फार्मूला। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फार्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर एग्जामिनेशन, बिकॉज इस से बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और जरूरी होगा यहाँ इसके लिए टी हाफ कैलकुलेट करना, जिसे हम हाफ एज या अर्ध आयु काल कहते हैं। तो आइए सबसे पहले एक डेफिनेशन के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि व्हाट इज हाफ एज। अर्ध आयु क्या है, जिसे अर्ध जीवन काल भी कहते हैं और नॉर्मली हाफ एज कहते हैं। और फिर इनको पुटअप करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या है टी हाफ, और फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या होगा उसका हाफ एज। So discussed about half life period। half life period अर्ध आयु काल या अर्ध जीवन काल। सपोज दैट कोई सब्सटेंस रिएक्टेंट सब्सटेंस AB है और जिसका आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट्स देता है A+B। सपोज करें कि AB सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो 100 है, तो प्रोडक्ट बनने में ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, इन प्रोडक्ट्स के बनने में जो इनका कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड है वो 50 रह जाता है। तो कोई एक निश्चित टाइम पीरियड रहा होगा, यानी टाइम ड्यूरेशन रहा होगा, जिस टी टाइम में ये अपनी प्राइमरी क्वांटिटी का जस्ट हाफ रह जाता है, मीन्स आधा रह जाता है। तो जब कोई रिएक्टेंट सब्सटेंस का कंसंट्रेशन किसी समय में उसका जस्ट हाफ हो जाता है, तब उसी टाइम ड्यूरेशन को कहते हैं
उसका हाफ लाइफ या अर्ध आयु काल। और हाफ लाइफ से रिलेटेड वेरिएशन है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए सबसे पहले डिस्कवर्ड हुए थे। और ऐसा मानते हैं कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपनी प्राइमरी वैल्यू का यानी प्रारंभिक मात्रा का जितने समय में हाफ पार्ट रिड्यूस कर देता है वह टाइम ड्यूरेशन ही उसका हाफ लाइफ कहलाता है। तो चूंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे हैं जो सेल्फ रे या ऑटो रे का एक्सक्रीशन करते हैं, मींस अल्फा गामा बीटा गामा ये हैं सेल्फ रेज जिनका एक्सक्रीशन करता है, अल्फा बीटा और गामा। तो ऐसे सब्सटेंस जो नेचुरली सेल्फ रे ऑटो रे का एक्सक्रीशन करते हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं। जबकि ये जो घटना है इस तरह से अल्फा बीटा और गामा के एक्सक्रीशन की वो रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। तो वो सब्सटेंस ऐसे मेजर किए गए थे कि उनकी प्राइमरी क्वांटिटी कितने टाइम ड्यूरेशन में अपने प्राइमरी वैल्यू का हाफ हो जाती। तो उस टाइम ड्यूरेशन को लेकर के इसका डिस्कवर किया गया था हाफ लाइफ का। अब यहाँ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर केमिकल रिएक्शन बेस्ड है, तो वही कंडीशन हम अप्लाइड करते हैं रिएक्टेंट सब्सटेंस के लिए, मींस किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले अभिकारक पदार्थों के लिए। तो डिफाइन करें, किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल उस समय को बताता है जिसमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वह उसकी प्राइमरी कंसंट्रेशन की हाफ रह जाती है, आधी रह जाती है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन is that period या time in which concentration of the reactant becomes half of the initial concentration. Suppose that कोई एक सब्सटेंस है, रिएक्टेंट सब्सटेंस है, अगर अकॉर्डिंग टू मास कंसंट्रेशन डिनोट किया जाए और वो कंसंट्रेशन या मास स्टैंडर्ड इसका 10 kg मिलता है, तो कोई टाइम ड्यूरेशन ऐसा होगा जिसमें डिकेइंग प्रोसेस कंटिन्यू है, बिकॉज डिकेइंग इज कंटिन्यू। सो उस टाइम ड्यूरेशन में ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड होकर के अपनी प्राइमरी क्वांटिटी का जस्ट हाफ हो जाता है, उसका मास अब 5 kg मिलता है। अब ये टाइम ड्यूरेशन 1 डे हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है और मोर देन हो सकता है। तो उसी टाइम ड्यूरेशन को डिनोट करते हैं टी हाफ से, बट यहां इसको सिंबलाइज करते हैं T1/2। टी हाफ सिंबल हाफ लाइफ पीरियड के लिए उपयोग करते हैं। और इन नॉर्मल कंडीशंस पर इसके लिए फार्मूला होता है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा। और बेसिक फार्मूला ये आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए यूज करने को होगा। यहां लैम्डा इक्वल्स टू विघटन स्थिरांक या इसे क्षयांक भी कहते हैं, डिकेइंग कांस्टेंट, डिकेइंग कांस्टेंट, and T half equals to half age, half life period या half age, और इसे अर्ध जीवन काल कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड पार्ट है आपका एवरेज एज, और फिर दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, मींस हाफ एज एवरेज एज से किस तरह से कॉम्बिनेटेड है और फिर क्या उनसे क्या फार्मूला प्राप्त होता है। सो डिस्कस कर लेते हैं कि एवरेज एज क्या है। एवरेज एज, इसे औसत आयु कहते हैं। सो सिंपली डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि हाफ एज का व्युत्क्रम उसकी एवरेज एज कहलाता है।
So we says that टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, मीन्स टाउ सिंबल से इसको सिंबलाइज करते हैं, और या इसे टीए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो टी हाफ हो गया हाफ लाइफ पीरियड, और टाउ या टीए एवरेज एज के लिए। अब जब इसको डिफाइन करते हैं तो इससे फार्मूला लेते हैं, टाउ या टीए इक्वल्स टू 1 अपॉन टी हाफ। इस तरह से ये रिलेटिव मिलते हैं फार्मूले। अब दोनों का एक एवरेज एज और हाफ एज का वैल्यूएशन बेस्ड फार्मूला जानते हैं, और इसे कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन हाफ एज या हाफ लाइफ पीरियड एंड एवरेज एज। हाफ लाइफ पीरियड एंड एवरेज एज। अर्ध आयुकाल तथा औसत आयुकाल में संबंध। और ये जब रिलेटिव फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, देन TA इक्वल्स टू 1.44 इंटू टी हाफ। बस ये यहां से आप इसको एक डेफिनेशन के तौर पर भी कह सकते हैं कि जो एवरेज एज है वह हाफ एज का 1.44 मल्टीपल होता है, यानी औसत आयु अर्ध आयु की 1.44 गुना होती है। तो अब डिस्कस करते हैं रिएक्शन के टाइप्स का, जो कि उनके ऑर्डर पर डिपेंड करते हैं। और फर्स्ट डिस्कशन करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक रिएक्शन ले लें और उसमें से एग्जाम्पल के माध्यम से इसको फिर डिफाइन करें। तो सपोज दैट एक रिएक्टेंट सब्सटेंस ए है और ये कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रेपो है इस रिएक्शन का, वो रिएक्टेंट सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। मीन्स इस रासायनिक अभिक्रिया में कोई अभिकारक पदार्थ की जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्शन रेट पर प्रभावित नहीं होती है। तो इसी आधार पर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। तो यहां से बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको देता हूं कि द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसका वेग रिएक्टेंट यानी अभिकारक की कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि अभिक्रिया। तो अब जान लेते हैं इसके फार्मूले को। सपोज दैट गिवन रिएक्शन कंसीडर करती है ए रिएक्टेंट है और जो कि आफ्टर रिएक्शन कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। इफ T इक्वल्स टू 0 देन उसका जो रिएक्टेंट है ए, उसका कंसंट्रेशन A0 से लिख सकते हैं या सपोज दैट इसे A मान सकते हैं। और फिर यदि कोई T टाइम यूज किया जाए इस रिएक्शन के कंप्लीट होने में, देन इसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A से लिख सकते हैं और या फिर A माइनस एक्स से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एट लास्ट उस टाइम ड्यूरेशन और सब्सटेंस की सूक्ष्म मात्रा के लिए हम इसका रिलेटिव फार्मूला देंगे Tx अपॉन dt इक्वल्स टू K एक्टिव मास ऑफ A0, बिकॉज A0 इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये अभिकारक पदार्थ की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। या इसे लिख सकते हैं dx इक्वल्स टू K dt,
और इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस तरह से जो इक्वेशंस मिल रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इनमें से इक्वेशन फर्स्ट के लिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो अब ये इक्वेशंस जो फर्स्ट और सेकंड मिलते हैं, इनके लिए इंटीग्रेशन करते हैं और फिर फाइनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू KT प्लस C, और कंसंट्रेशन के लिए सिंबलाइज करें C को, और सपोज करें इफ C इक्वल्स टू 0 एंड T इक्वल्स टू 0 and x equals to 0 because it is in the primary concentration, then equation हो सकती है x equals to KT, और ये आपका इक्वेशन थर्ड इक्वेशन के रूप में प्राप्त होगा। और यही समीकरण, यही इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के रूप में जाना जाता है। सो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के प्रॉपर्टीज में चलें, सिम्टम्स में जाएं, तो ये कंपेयर किया हमने, जैसे एक इक्वेशन अभी जो इस कंडीशन से फाइंड आउट की x इक्वल्स टू KT, ठीक उसी तरह से अगर हम इनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इस तरह पुटअप करें, इक्वेशन फर्स्ट जैसे यहां थी उसी के पैरेलल पुटअप करें, सो d एक्टिव मास ऑफ A अपॉन dt इक्वल्स टू K, और कंसंट्रेशन एक्टिव मास 0 होगी, ये प्राइमरी कंसंट्रेशन है। या जैसे इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं dx इक्वल्स टू k dt, वैसे ही इक्वेशन A को लिख सकते हैं माइनस dCA, C फॉर कंसंट्रेशन, इक्वल्स टू k dt, और जैसे यहां इंटीग्रेशन करके ये इक्वेशन लाए, वैसे ही इस इक्वेशन का अगर इंटीग्रेशन कर दें, देन आपको फाइनल रिएक्शंस के रूप में ये इक्वेशन प्राप्त होगी। तो कैरेक्टर क्या बनता है कि x इक्वल्स टू KT एंड एक्टिव मास ऑफ A इक्वल्स टू माइनस KT प्लस एक्टिव मास ऑफ A0, ये दोनों रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कंडीशन को फॉलोड करते हैं। तो अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से मेन प्रॉपर्टीज हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और डिस्कस करें पॉइंट्स का। सो फर्स्ट वन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलोड द गिवन इक्वेशंस, या तो ये x इक्वल्स टू KT कंडीशन को फॉलोड करता है, या एक्टिव मास ऑफ A इक्वल्स टू माइनस KT प्लस एक्टिव मास ऑफ A 0 कंसंट्रेशन को फॉलोड करता है। सेकेंड, जो जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस हैं उनके लिए रिएक्शन का रेट सदैव कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन remains always constant. Now next property is जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट सदैव बराबर होता है, और ये यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर ऑलवेज सिमिलर, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। और डिस्कस करते हैं इसके लास्ट प्रॉपर्टी का। तो ये जो रिएक्शंस हैं जीरो ऑर्डर के, ये सदैव कंप्लीट होते हैं, मीन्स ये अभिक्रियाएं सदैव पूर्ण होती हैं, और इनके कंप्लीट होने में जो टाइम ड्यूरेशन है वो A बाई x से प्रदर्शित करते हैं, जबकि A यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस या रिएक्टेंट के लिए यूज करते हैं। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर ऑलवेज गो टू कंप्लीट एट A बाई K टाइम इज टेकन इन द कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन। तो ये तो थे बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम ड्यूरेशन क्या है, उससे रिलेटेड क्या फार्मूले आते हैं, और फिर देन इनका आइडेंटिफिकेशन, और साथ ही साथ अप्लाइड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस, और फिर दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं और क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो अब आइए कुछ केमिकल रिएक्शंस लेते हैं यहाँ पर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के रूप में जानी जाती है। सो वी टेक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
it makes HCl. It is the best example of zero order reaction. Also H2 plus Br2 react with one another in the presence of sunlight to form HBr. ये रिएक्शंस आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाते हैं। और बच्चों अगर ये कंडीशंस अप्लाइड नहीं करेंगे, यहाँ विशेष परिस्थितियां अप्लाइड नहीं करेंगे, तो ये रिएक्शंस फिर सेकंड ऑर्डर के हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस हैं वो विशेष परिस्थितियों में ही पूर्ण की जाती हैं। कुछ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एक तरह से डिकेइंग रिएक्शंस के रूप में जाने जाते हैं, बट ये रिएक्शंस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पूरे होते हैं। जैसे N2O गैसियस स्टेट में है और इसका गोल्ड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, Au कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर डिकेइंग कराएं तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सो इट इज एन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज ट्वाइस HI गैसियस स्टेट में है ये रिएक्टेंट, गोल्ड कैटलिस्ट Au की प्रेजेंस में ब्रेक करता है H2 और I2 में, इनकी भी गैसियस स्टेट होती है। एंड लास्ट वन इज अमोनिया को अगर टंगस्टन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डीके कराएं तो ये अपनों कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि जो रिएक्शंस हैं ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी इस तरह के कंडीशंस को फॉलो आउट करते हैं। तो ये सभी रिएक्शंस आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं और ये कैटलिस्ट के सरफेस पर होने वाली रिएक्शंस हैं। और ये सब वे रिएक्शंस हैं जिनमें जो रिएक्टेंट सब्सटेंस हैं यानी अभिकारक पदार्थ हैं उनका कंसंट्रेशन रिएक्शन के रेट पर डिपेंड नहीं होता है, या रिवर्स फॉर्म में कह लें कि जो रिएक्शंस हैं इनका रेट किसी रिएक्टेंट सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। यही डेफिनेशन थी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। ऐसी अभिक्रियाएं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती हैं। तो कई बार आपको जब ये रिएक्शंस दिए जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए तो आप यहां से बता सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना हो वो सब जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस होते हैं। तो ये बच्चों रिएक्शंस जो हैं ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। तो इसी तरह से मैं अगली क्लास में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल बताऊंगा और उनके लिए हाफ एज से रिलेटेड फार्मूला भी डेरिवेट करूंगा।